नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस में स्टाइकियोमेट्री और सीमांत अभिकर्मक तक पढ़ लिया था और समझ लिया था कि क्या होता है। इस क्लास में हम मोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत और मोल अंश के बारे में जानेंगे और किसी अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है इसके विषय में समझेंगे। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर के ये कुछ भाग बच गए थे जिसे आज हम पढ़ेंगे। विलयनों में अभिक्रियाएं क्या होती हैं? विलयनों में अभिक्रियाएं किसी विलयन की सांद्रता या उसके आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को निम्न रूप में व्यक्त की जा सकती है। निम्न रूप कौन कौन से हैं? द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता, मोल अंश में, मोलरता में और मोललता में व्यक्त किया जा सकता है। किसे? विलयन की सांद्रता या उसके आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। जब किसी भी विलयन के में पदार्थ की मात्रा का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक इसी तरह से मोल अंश को निकालते हैं। मोल अंश क्या होता है? किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात मोल अंश होता है। क्या होता है? किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात। एक विलयन होगा जिसमें जितने भी सब्सटेंस मिले होंगे वो उनकी कुल संख्या होगी और किसी एक विलायक की संख्या का अनुपात क्या होगा? मोल अंश होगा। जैसे यदि कोई पदार्थ A तथा पदार्थ B में घुलता है, यदि कोई पदार्थ A किसी पदार्थ B में घुलता है और उसके मोलों की संख्या क्रमशः क्या होगी? A के मोल की संख्या Na होगी, B के मोल की संख्या Nb होगी, तो उसके मोल अंश इस प्रकार से व्यक्त किए जाएंगे। इस प्रकार A का मोल अंश जब निकालना होगा तो A का मोल अंश बराबर A के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। ठीक इसी तरह से B का मोल अंश B के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो इस तरह से हम मोल अंश निकालते हैं। मोल अंश क्या होता है? किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है। अब हम समझते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता जो है वो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला मात्रक। मोलरता सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला मात्रक है। इसे m द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है। मोलरता बराबर के लिए क्या सूत्र लगता है? मोलरता m बराबर विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अब समझते हैं कि मोललता क्या होती है। इसे 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। मोललता को 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे स्मॉल m द्वारा मोलरता को कैपिटल M द्वारा व्यक्त करते थे, इसे स्मॉल m द्वारा व्यक्त करते हैं। अगर किसी विलायक की मोललता पूछे तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। इससे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो मोललता के लिए जब मोललता पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा और जब मोलरता पूछेगा तो m बराबर विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन वाला सूत्र लगाएंगे। अब हम रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझते हैं। क्या होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। अगर हम कुछ धातु और धातुओं का संयोग करके
और ऑक्साइड उत्पन्न करने की अभिक्रियाओं पर विचार करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। अब हम इधर इसमें क्या होता है, दोनों ओर देखते हैं कि सब प्रत्येक परमाणु दोनों ओर इक्वल हैं कि नहीं है। Fe में इधर इस ओर Fe में 4 परमाणु हैं और इधर 2 Fe के परमाणु यहाँ दिख रहे हैं, और यहाँ पे जब 2 होगा तो इसका 2 का इसमें गुणा हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 परमाणु इधर भी Fe के हैं और 4 परमाणु इधर भी Fe के हैं, यानी कि ये मात्रा बैलेंस है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा। इधर है 3 दूनी के 6 ऑक्सीजन परमाणु, और इधर जब ये 2 यहाँ लगा है और इसके साथ जितने भी परमाणु होंगे इसके साथ होंगे तो उन पे भी ये 2 अप्लाई होगा, उनका भी गुणा होगा। जैसे 2 ट्वाइस A प्लस बी अगर है तो 2 गुणे A प्लस बी है तो 2 का गुणा A में भी होता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, अगर ये 2 है, A प्लस बी है, तो इस 2 का इसमें भी गुणा होता है, उसी तरह इसमें भी 2 का गुणा होता है। तो ठीक यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, इस 2 का इसमें भी होगा और इसके लिए भी होगा। तो ये 2 यहाँ पर ये दो ऑक्सीजन के परमाणु 2 तिहाई 6, जैसे हमने यहाँ पे गुणा किया था 2 दूनी 4, 4 Fe के परमाणु थे, उसी तरह 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो यहाँ भी 6 ऑक्सीजन के परमाणु है, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन के परमाणु। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। ये समीकरण क्या है, बैलेंस्ड है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, P4। सबसे पहला चरण तो ये होता है कि हमें तत्वों के नाम विधिवत याद होने चाहिए। हम किसी वीडियो में, मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें सभी तत्वों के नाम होंगे, नाम लिख करके, या कोई शॉर्ट वीडियो डाल देंगे जिसमें आप सभी तत्वों के नाम देख लेंगे। तो सभी तत्वों के नाम याद होने चाहिए, और लगभग जो हमें अक्सर प्रयोग होते हैं यौगिक, उनके नाम लर्न होने चाहिए क्या, और ये भी आना चाहिए कि किस तरह से नाम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला चरण होता है किसी अभिक्रिया के लिए तत्वों के नाम को समझना आना कि कौन सा तत्व है। और यहाँ क्योंकि अभी तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या होता है कि दे देता है, तत्वों के नाम दे देगा कि अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का और फेरस ऑक्साइड से वो करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो फिर इसके लिए हमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना आना चाहिए। P4 अब समझते हैं एक अलग अभिक्रिया से, P4 प्लस O2 गिव P4O10। अब देखते हैं कि इसमें ये बैलेंस है कि नहीं है। P4 है, ठीक है। फास्फोरस का P4, 4 परमाणु इधर है, 4 परमाणु इधर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और यहाँ पे ऑक्सीजन के 10 परमाणु हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ ऑक्सीजन में 5 परमाणु और ऐड कर दें, 5 से गुणा कर दें, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये उत्पाद हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे P4 तो एक विलयन मान लेते हैं ये है, और उसमें ये विलायक है, एक P4 तो बैलेंस है, पर O2 की मात्रा कम है, हम O2 की मात्रा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम 5 से गुणा कर देंगे, जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि O10 प्राप्त हो गया। अब ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। तो ये इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। एक और इसके कुछ स्टेप समझ लेते हैं क्या होते हैं। पहला स्टेप होता है स्टेप 1, पहला स्टेप होता है कि अभिक्रिया और उत्पादों के सही सूत्र लिखा जाता है। अभिक्रिया को
व उत्पादों, अभिक्रियक कौन है, ये अभिक्रियक है, और उत्पाद क्या है, ये है, ये हमें प्राप्त हुआ है, ये उत्पाद है। तो उत्पादों के सही सूत्र लिखे जाते हैं, सही सूत्रों को लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है परमाणुओं की संख्याओं को संतुलित किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ लिखें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक समीकरण है C3H8 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये C3 क्या है, C3H8 क्या है, प्रोपेन है। यहाँ प्रोपेन और ऑक्सीजन क्या है, अभिक्रियक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल क्या है, उत्पाद है। C3H8 क्या है, प्रोपेन है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम IUPAC नेम सीखेंगे तो उसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रोपेन, ब्यूटेन या मीथेन या आगे ऑक्टेन कैसे बनता है। ये क्या है, ये प्रोपेन है, ये ऑक्सीजन है, ये अभिक्रियक है, और यहाँ उत्पाद में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या ये बैलेंस अभिक्रिया है, यहाँ पे कार्बन के परमाणु हैं, कितने हैं, 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु 2 है, यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 और 1 3 है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया बैलेंस नहीं है। अब हम पहले क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, परमाणुओं की संख्याओं को संतुलित करना। परमाणुओं की संख्या संतुलित करना, पहले अभी के सही सूत्रों को लिखेंगे, फिर परमाणुओं की संख्या संतुलित करती हैं। इसमें परमाणु है कार्बन, अब हम इसको संख्या को संतुलित करेंगे। कैसे, अब यहाँ पर है C3H8 प्लस O2 गिव्स, अगर यहाँ पे हम 3 लगा दें तो कार्बन यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो कार्बन के लिए 3C लगा देते हैं। O2 है पहले से, अगर यहाँ 3 हुआ तो ऑक्सीजन के लिए भी होगा, तो 3 दूनी के 6। अब ऑक्सीजन हो गए कितने, 6 हो गए हैं, ठीक है। और प्लस H2O लिखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन की परमाणु संख्या संतुलित हो गई है, ठीक। पहले इस स्टेप में हम कार्बन परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं, तो कार्बन परमाणु संतुलित हो गया है। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि इसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, वरना हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके और फिर समझते हैं कि पहले कार्बन को कैसे एक परमाणु को, फिर दूसरे परमाणु को, फिर तीसरे परमाणु को हम संतुलित कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन के परमाणुओं को संतुलित करेंगे तो पहले C3 है, H8 है प्लस O2 है, इधर क्या है 3CO2 प्लस, अब यहाँ 8 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बनाने के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8, 4 से जब हम गुणा करेंगे 4H2O, 4 दूनी 8 यहाँ हो गया, 8 हाइड्रोजन परमाणु तो बैलेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जब हमने संख्याएं बढ़ाई हैं तो ऑक्सीजन परमाणु जो थे वो बढ़ गए हैं इधर की अपेक्षा, इधर इम्बैलेंस अभिक्रिया हो गई। जो यहाँ पे विलायक हैं वो उनकी उपस्थिति कम हो गई।
अब उसे भी बैलेंस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे 4 दूनी 8 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु, ये बैलेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, स्टेप 4 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या संतुलित करेंगे। यहाँ पर फिर से अभिक्रिया को लिखते हैं। C3H8 प्लस O2 gives 3CO2 प्लस 4H2O। यहाँ पर हम गिनते हैं कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु है। 3 दूनी 6 और 4 10 ऑक्सीजन परमाणु है। तो अगर हम यहाँ पे 5 और जोड़ देंगे तो ये 5 दूनी 10 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब ये संख्या, ये जो अभिक्रिया है वो बैलेंस हो गई है। देखिए 3 इधर भी कार्बन के परमाणु, अब चेक कर लेते हैं। 3 इधर भी कार्बन के परमाणु, ऑक्सीजन के यहाँ पे 10 परमाणु, यहाँ भी 3 दूनी 6 4 10 ऑक्सीजन परमाणु, और हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन के 8 परमाणु इधर है और इधर भी 4 दूनी 8 परमाणु। तो ये अब अभिक्रिया बैलेंस हो गई है। कुल कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक अभिक्रिया को जब बैलेंस करना होगा तो हम एक एक परमाणुओं को चेक करेंगे कि दोनों तरफ जो हमें अभिक्रियकों में जितनी मात्रा रखी गई है उतने ही परमाणुओं की मात्रा क्या उत्पाद में है। अगर नहीं है तो उसमें जोड़ कर या कम तो किया नहीं जाता है, जोड़ा ही जाता है। उसमें कुछ ऐड करके कोई जो भी संख्या है वो ऐड करके हम क्या करेंगे, एक अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज अच्छे से रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझ में आ गया होगा और मोलरता क्या होती है ये आप समझ गए होंगे। आई होप आपको ये वीडियो का सेशन पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फिर मेरा पढ़ाया हुआ सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।